गुड इवनिंग ऑल। ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, स्क्रीन विजुअल है ना? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके। जैसे उसमें हमने देखा था कि मिलने थॉमसन मेथड देखा था हमने, और रेसिड्यू के बारे में देखा था। तो आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। तो आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन जेड, और इसका रेसिड्यू निकालना है। रेसिड्यू निकालना है कहाँ पर? ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, एंड फाइंड रेसिड्यू जेड इक्वल टू 2। इस पे निकालना है, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन आपका होगा कि जब भी रेसिड्यू निकालते हैं, तो इसका हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला दिया था, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू, मतलब लिमिट लेंगे उस पॉइंट पे, लिमिट जेड टेंस टू 2, एंड फॉर्मूला में हमने दिया था जेड माइनस 2, जेड माइनस 2। वन मिनट। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, एफ जेड का वैल्यू लिखेंगे। एफ जेड क्या है? जेड प्लस 1 एंड जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 4। तो जेड माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट जेड टेंस टू 2, एंड ये आपका इक्वेशन हो जाएगा जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 4। ठीक है, जेड माइनस 4। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 2 रख देंगे, 2 प्लस 1, 2 माइनस 4, दिस बिकम्स 3 माइनस 2, यानी माइनस 3/2 आपका रेशियो आ जाएगा इस एट जेड इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन इसके बनाते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे हायर डिग्री का टर्म होता, सपोज अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला दिया था, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले को मैं फिर से लिखता हूँ। इफ जेड इक्वल टू जेड नॉट इज ए पोल, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का कैसे हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का, तो रेशिड्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। तो रेशिड्यू आप कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करें आप लोग। क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू 3e⁻z 3z एंड जेड माइनस 1 के पावर 5।
ये क्वेश्चन है। तो एंड जेड इक्वल टू 1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 5 फाइंड रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1। इसको निकालना है, आप लोग इसको सॉल्व करें। मैंने इसको ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस फॉर्मूले को आप देखकर आप बना सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए तो, और रेसिड्यू बताइए मेरे को। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, m का वैल्यू कितना है, m इक्वल टू पावर आपका 5 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग m का वैल्यू, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 1 1 फैक्टोरियल 1 5 माइनस 1 d टू द पावर 4 d z 4 z माइनस 1 टू द पावर 5 एंड e टू द पावर 3z z माइनस 1 टू द पावर 5। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू 1 1 by factorial 4 and
इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, एंड लिमिट z टेंडिंग टू 1। और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर 81 इंटू ई टू द पावर 3z होगा। और इसमें z का वैल्यू क्या पुट करना है, अब 1 इंटू 1/24, ये आपका आंसर आएगा 27/8 ई टू द पावर 3, ठीक है, ये रेसिड्यू का वैल्यू होगा, ठीक है, समझ में आया ना। इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एफ जेड है आपके पास, जेड टू द पावर क्यूब, जेड -1 टू द पावर 4, जेड -2, जेड -3, फाइंड रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 3, इसको फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप लोग। क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए जिस पॉइंट पे हम लोग निकालना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, ठीक है ना, कैसे भी हो फॉर्मूला लगाएं या कैसे भी, एक हिंट मैं दे रहा हूँ, नहीं तो आपको क्या फॉर्मूले से ही चलना है। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका देख रहे हैं पावर 1 है तो इसमें सिंपली जैसे नॉर्मली निकालते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप उस तरीके से करते भी हैं तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जेड -3 इंटू जेड के पावर क्यूब बाई जेड -1 टू द पावर 4, जेड -2 एंड जेड -3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और जेड का वैल्यू 3 पुट अप कर दीजिए, 3 के पावर क्यूब एंड 3 -1 टू द पावर 4, 3 -2 एंड ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व। ये आ जाएगा 27/2 एंड ये 16 हो जाएगा, 27/16 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 27/16 हो जाएगा, क्लियर है ना। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ओके, कॉची इंटीग्रल ये भी इसी तरीके से है, इसमें रेसिड्यू का ही कहीं ना कहीं कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो आपको मेनली इस चैप्टर में रेसिड्यू निकालने आना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से
इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं। ओके 1 मिनट। ओके तो ये हमने देखा था कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो इसमें हमने क्या देखा था कि एक्चुअली में जो हमारा अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है और किसी कर्व से क्लोज्ड है और उसके अंदर में कोई पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर 3-4 पॉइंट्स हैं तो सारे पॉइंट्स पे रेसिड्यू इंडिविजुअली निकालेंगे एंड 2 पाई से मल्टीप्लाई करके उसको इस तरीके से आप निकालेंगे। तो इसका क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में क्या है। ओके, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ जाएंगे तो सारे कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग इंटीग्रल एक कोई कंटूर है, किसी भी तरीके का क्लोज फिगर है, उसमें 2 पॉइंट अंदर के तरफ है, -2 पाई एंड +2 पाई। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आपका आई का वैल्यू, दिस इज योर आई का वैल्यू फाइंड आउट कर, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको आप लोग फाइंड आउट करें। तो इसके लिए रेशिड्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके लिए हम लोग रेशिड्यू निकालेंगे। रेशिड्यू निकालेंगे तो रेशिड्यू निकालने के लिए सबसे पहले दिख रहे हैं ना, यहाँ पे पोल है, जेड इक्वल टू 2 पाई पे पोल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको 2 पाई पे क्या निकालना है हमको, इसी पे तो नॉट मतलब कि फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है, तो इस फंक्शन पे क्या करेंगे हम लोग, रेशिड्यू निकालेंगे, ठीक है। इस फंक्शन इस पॉइंट पे रेशिड्यू निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसको रेशिड्यू निकालता हूँ, जैसे साइन जेड बाई जेड -2 पाई का पावर क्यूब dz, इसका निकालते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, -1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, इसका होता है 2 पाई इंटू फैक्टोरियल n-1 यानी 3 - 1 एंड f क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ
2 पाई आई जो फंक्शन है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे इसको, तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ जेड, ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो इस यहाँ पे पावर आएगा फंक्शन के नीचे, तो ये जो हमारा मेन फंक्शन है कौन सा हो जाएगा, साइन जेड। एक्चुअली में साइन जेड क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा, साइन जेड फंक्शन हो जाएगा इक्वल टू साइन जेड, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा किसी भी कारण में, तो इसको तो फंक्शन नहीं मानेंगे, अपना फंक्शन में इसको सिर्फ इंक्लूड करेंगे। एफ जेड क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एंड अगेन इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन जेड, और एफ डबल डैश 2 पाई आई इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 2 पाई आई। मैंने पहले ही इसको कैलकुलेट कर दिया कि हमको आसानी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जो हमारा इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा 2 पाई आई/2 इंटू माइनस साइन 2 पाई आई, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि जब ये इमेजिनरी टर्म होता है तो इसको हाइपरबोलिक में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फार्मूला होता है, तो ये होता है माइनस साइन बाहर आ जाएगा इंटू साइन 2 पाई आई हो जाएगा आई इंटू साइन एच हाइपरबोलिक फंक्शन इंटू 2 पाई, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस यानी पाई साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2 पाई, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू आया, साइन जेड बाई जेड माइनस 2 पाई आई का क्यूब इंटू डी जेड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, -1/2 पाई से डिवाइड कर लेंगे, -1/2 पाई से पाई साइन एच 2 पाई से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एच 2 पाई/2, माइनस साइन माइनस आएगा साइन, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि साइन हाइपरबोलिक को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 12th की चीजें हैं, ई के पावर एक्स लिखते थे ना, साइन एच थीटा इक्वल टू ई के पावर थीटा माइनस ई माइनस थीटा बाई 2, इस तरीके से हम लोग लिखते थे साइन को, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये फाइनली हो जाएगा ई टू द पावर -2 पाई माइनस ई टू द पावर पाई बाई 4। दिस बिकम्स, ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से अगर प्लीज वेट, तो इसको कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे, देखिए आपको कैलकुलेटर इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर आपका वर्चुअल कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से होगा, तो इसको कैसे यूज करते हैं यहीं पे सीख जाइए। तो आपका किसका वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है किसका वैल्यू, ई टू द पावर -2 पाई। तो पहले -2 पाई का वैल्यू निकालेंगे, 2 यहाँ पे आपको दिखेगा पाई, यहाँ पे छोटा सा पाई, पाई इंटू 2 हो जाएगा 2 पाई, इसको माइनस करेंगे और ई टू दी पावर एक्स ये आया, यानी ई टू दी पावर एक्स। तो ये कैलकुलेटर का आपको यूज करने आना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसको आपको यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकालेंगे, ई के पावर -2 पाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ई के पावर -2 पाई का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले -2 पाई हमको देखना होगा कि कितना आएगा, फिर उसका ई के पावर करेंगे, तो 2 इंटू पाई ये हो गया, इतना वैल्यू आया, माइनस इसका कर दिया हमने, माइनस किया 1 मिनट, 2 इंटू पाई। ये बहुत आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये
वर्चुअल कैलकुलेटर है, आपको सीखना ही पड़ेगा। ये आ गया किसका वैल्यू, e⁻−2π का वैल्यू, तो आपका आएगा 0.001867 -e⁻²π। अब 2 इंटू पाई हमने किया और इसको ई के पावर किया, तो ये हो जाएगा 535 -535.49 ठीक है। इसको हमने माइनस साइन दे देंगे और प्लस कितना आया है 0.00187, 0.00187 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा 133 -133.84। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में भी ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आप डाउनलोड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, TCS आयन साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से गूगल में मिल जाएगा, ठीक है। और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आपको साइन का वैल्यू निकालना है, साइन 45, तो पहले 45 लिखेंगे, फिर साइन निकालेंगे का वैल्यू करेंगे। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज मेरे को साइन का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग, और जो आपका वो जो हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने इंजीनियरिंग कोर्स में, तो उसमें पहले क्या करते हैं, साइन पहले डालते हैं, फिर हम लोग एंगल डालते हैं। इसमें क्या है लोचा कि आपको सबसे पहले एंगल डालना है, फिर साइन को करेंगे, ये वैल्यू आएगा। और डिग्री रेडियन यहाँ पे आपको देखना है कि डिग्री में पूछा जा रहा है या डिग्री में हमको निकालना है। अगर डिग्री में निकालना है तो देखिए, अगर मैं पाई रेडियन डालता हूँ, पाई साइन, तो 0 आ गया, ठीक है ना। अगर वही डिग्री में पाई रखूंगा तो साइन, देखिए इसका वैल्यू कुछ आया, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे आपको समझ में आने लगेगी कि कैसे हमको यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करना है ये समझ में आपको आने लगेगी, क्लियर है ना। तो इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ये आपको क्रोम पे फ्री अवेलेबल है, या ऐप भी मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो फॉर्मूले थे जो हमने ये सीट भेजा हुआ था, इसमें शॉर्ट में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सारे कंसेप्ट लिखे हुए हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स में आपको पीएचडी नहीं करना है, इसमें आपको फॉर्मूले देखना है और क्वेश्चन बनाना है, बस इतना ही। क्योंकि इसमें क्योंकि आप लोग मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 एंड 4 पढ़े होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि कुछ लेंदी टाइप के क्वेश्चंस बनाए होंगे आपने, लेकिन इसमें लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है। ट्रिकी एंड कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको रेसिड्यू पे फोकस करना है, ज्यादातर रेसिड्यू पे फोकस करना है। और इसमें हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लियर है ना। तो रेस हम लोगों का लास्ट क्लास में ही रेस कम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन उसमें टाइम लगा, तो इसको हम लोग आज प्रोबेबिलिटी फिर से देखेंगे, क्लियर है ना। प्रोबेबिलिटी हम लोग देखने वाले हैं। 1 मिनट, मैं प्रोबेबिलिटी का पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज वेट।
ओके, तो ये आपके पास हमने लीनियर अलजेब्रा खत्म किया था, मतलब कि आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर। अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे और इसके क्वेश्चंस आज मैं थ्योरी ही पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी का, कल के क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी पहले देख लेते हैं। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी में है, ये नोट्स में सारे पॉइंट्स एक जगह लिखे हुए हैं, मैं फिर से ये नोट्स को शेयर कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, आपको इसको जिराक्स कराकर सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए, टू इवेंट ए एंड बी आर इक्वली लाइकली होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, ए एंड बी इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक डाइस को फेंका, ठीक है ना, तो इसमें आपको इवन आने का चांसेस कितना है, 1/3, एंड ऑड आने के चांसेस कितना है, 1/3। तो ये दोनों इवेंट क्या है, इक्वली इक्वली लाइकली है, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि कुछ इस तरीके का इवेंट जो एक दूसरे पे से मतलब कोई मतलब ही नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, वो डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि इन दोनों का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन जो होगा वो 0 होगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे, और ये तो आप जानते ही होंगे ये इस फॉर्मूला को। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा जा रहा है कब, जब ए हो चुका है, तो ए जब एक इवेंट हो चुका है उसके रिस्पेक्ट में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे कि दोनों में कितना आपका दोनों में ये कितना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन है, कॉमन इवेंट की बात होती है ना यहाँ पे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन दोनों में, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद रैंडम वेरिएबल, आपको जैसे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि कोई इवेंट होगा जो उसका काउंटेबल वैल्यू होगा, ठीक है ना, काउंटेबल वैल्यू, काउंटेबल वैल्यू एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। उसमें क्या होगा कि आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया रहेगा, तो आप कितना भी वैल्यूज दे दें, अगर ओवरऑल सारे का समेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। जो भी मास फंक्शन दिया हुआ है, डिस्क्रीट दिया हो या कंटिन्यूअस दिया हो, दोनों का हमारा क्या होगा, मास फंक्शन, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेम होगा। इसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर वो डिस्क्रीट है, तो ये फॉर्मूला होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई इवेंट है 1 2 3 और इसका प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/6, 1/9, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, 1 × 1/3 प्लस 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/9, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। अगर कोई डिस्क्रीट कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, एक्स है, और कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 3 वेरी कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक्सपेक्टेशन का क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई एक्सपेक्टेशन कोई कांस्टेंट, अगर हमारे पास कांस्टेंट नंबर का एक्सपेक्टेशन निकालना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो ये हो जाएगा दो फंक्शन का कुछ इस तरीके से वेरिएशन होगा। सिंपली जो हम लोग रूल जानते हैं वो है। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस को डिफाइन किया गया है इस तरीके से, यहाँ से पहले वेरिएंस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। पहले एक्सपेक्टेशन निकालेंगे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कल के क्लास में, और एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स बाई स्क्वायर, यानी ये म्यू है, यानी आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर यहाँ पे किया गया है। इसके बाद जो डिस्क्रीट के लिए ये है, मतलब वेरिएंस, ये यही चीज यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आपको बेसिकली इससे घबराना नहीं है, यही चीज ये कहीं ना कहीं है।
तो आपको फॉर्मूला में ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दिस फॉर्मूला, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, वेरिएंस ऑफ सी एक्स, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, जब भी ये बाहर आएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस उसी को यहाँ पे यूज करके ये बनाया गया है। तो वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो देखिए आपके मन में सवाल हो रहा हो कि वेरिएंस क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, सही बात है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि कि ये एक्चुअली में फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, आपसे ये नहीं पूछेगा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया रहता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिया रहता है। तो इस तरीके से, तो इस पे हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है ना। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो है इसका हम लोग डिटेल में कल के क्लास में क्वेश्चंस में सीक्वेंसली मैं कराऊंगा, इसलिए मैं आज दिखा देता हूँ, और मैं आप आज नोट्स दे दूंगा, तो इसको आपको क्या करना है, फॉर्मूले को 2 से 3 बार कॉपी पर लिख कर ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। जब आपको 2 से 3 बार इसको कॉपी पे लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा इस तरीके से डिफाइन है, और इसका मीन यह हो जाएगा, वेरिएंस यह हो जाएगा। तो कोई फंक्शन जो है अल्फा बीटा दिया हुआ है, सपोज 0 और 1, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, 0+1/2 यानी हाफ हो जाएगा, और वेरिएंस क्या हो जाएगा 1 - 0 इसका स्क्वायर का देंगे 12 यानी 1/12 हो जाएगा। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, और टफ पूछता है तो सबके लिए टफ होगा। मैथमेटिक्स में मैंने जहां तक देखा है आसानी से अगर 13 मार्क्स का पेपर में आ रहा है तो 10 to 11 मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और जो ये मैं पीडीएफ दिया हूँ ये सफिशियंट है, कम से कम 10 पेज का होगा। इस 10 पेज को आप डेली लिखते हैं 2-2 बार भी, क्योंकि मैथमेटिक्स अब आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, कुछ चीजें आपको याद रहती हैं, लेकिन इसमें जो मतलब कि मेरे ख्याल से 10 से 15 पेज में ये आ गया है, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट कराकर आप जैसे मोबाइल लेकर घूमते हैं इसको भी घूम सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका स्कोरिंग है, इसको आपको पढ़ जहां मन तहां इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटा सा नोट्स है इसीलिए मैंने कंसाइज वे में नोट्स दिया है, ठीक है, कि ज्यादा इधर उधर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर डिटेल वे में जानना भी होगा तो बुक तो है ही, अगर कहीं आपको दिक्कत आ गई कि ये कैसे आया तो आप बुक के माध्यम से तो आप पढ़ ही सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद ये चीज हो गई 1 मिनट। तो अभी हमने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि इसमें ज्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि इस फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल वे में नहीं जाता है। मीन का वैल्यू क्या होता है, म्यू होता है, एंड वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू। तो ये क्या होगा, ये जो इंपेरिकल कुछ इस तरीके का रिलेशन है, इसमें सिग्मा दिख रहा होगा, सिग्मा का वैल्यू सपोज 8 होगा, तो 8 को क्या लिखा हो सकता है, जैसे x माइनस सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से मान लीजिए हमारा फंक्शन है, ये टर्म है, तो यह सिग्मा का वैल्यू इस तरीके से लिखा जा सकता है, सिग्मा बाई म्यू स्क्वायर, और इसके बाहर में क्या लिख देगा 8 लिख देगा सपोज। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा वेरिएंस का स्क्वायर होता है, इसमें हो जाएगा 2√2। तो इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है इसको डायरेक्टली याद रखना है, इसका कि कैसा इसका बनावट है इसका, ठीक है ना, ये कैसा बनावट है इसको आपको ध्यान में रखना है, और इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये फिगर थोड़ा सा ध्यान है, इस पे ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, ना ही इसके ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन इस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपली क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और ये कल देखेंगे इस पे क्वेश्चंस जितने भी हो सकेंगे हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का छोटा सा मतलब कि एक जगह में फॉर्मूले हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, और इसके कैसे डिटेल वे में हम लोग आज मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल किए थे कि हम नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो मैं देखूंगा टेक्निकल इशू क्या है,
आई थिंक आप लोगों के ईमेल पे आपका लिंक जाता होगा, उसको मैं फिर से अपडेट कर दूंगा अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। क्योंकि मैं एक बार लिंक जनरेट होगी तो मैं भी ऐड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एडमिन एक्चुअली में नहीं है, सर हैं एडमिन, वही ऐड कर पाते हैं। तो एक्चुअली में वो रिकॉर्डिंग करके वो चले जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। तो जिनका ईमेल जिन्होंने दिया है उनके ईमेल पे लिंक जाती है, तो आप इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में जो मैं पीडीएफ फिर से सेंड करूंगा, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 2 से 3 बार लिखना है। लिख कर क्या लिखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। फिर 3-4 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन 3-4 दिनों के लिए आपको याद हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। ओके, तो जो भी हमने बताया यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है ना। ओके, तो मैं आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्लास। कल के क्लास में मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस जो भी हैं मैं कराऊंगा, जो भी बाइनोमियल पे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है। तो हम लोग कल क्लास करेंगे इसका, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से ही बहुत सारी क्लियर हो पाएंगे आपको। ओके, और रेसिड्यू का जो हमने बात की थी उसमें आपको रेसिड्यू ही निकालना है, और रेसिड्यू का फॉर्मूला हमने देखा था, एक बड़ा वाला जो फॉर्मूला था उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है एक्चुअली में। तो उसको भी 2 से 3 बार लिखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।